नमस्कार बंधु। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने हमारा पिछले वीडियो देखा होगा जिसमें हमने प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में चर्चा की थी। उसमें पहले वीडियो में मैंने भाग 1 में बताया था कि भारत के इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत क्या हैं, और इसके बाद फिर हमने दूसरे वीडियो में बताया था कि भारत के इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत क्या हैं। आज भाग 3 में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत के इतिहास को जानने के लिए जो विदेशी यात्रियों ने या विदेशी लेखकों ने जो कुछ भी विवरण प्रस्तुत किया है वो क्या है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज करते हैं कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया पार्ट 3 यात्रा वृत्तांत। जो तमाम यात्री आए विदेशों से, उन्होंने हिंदुस्तान में क्या देखा, वो उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसको हमने अध्ययन की सुविधा के लिए, समझने के लिए इसको हमने कुछ भागों में बांट दिया है। ठीक है, इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा भाग 3 विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ठीक, अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यूनानी लेख पुस्तकें या वृत्तांत। जो यूनानी लोग आए, जो ग्रीक लोग आए, उन्होंने हिंदुस्तान को कैसा देखा, उसके बारे में क्या सोचा, क्या लिखा, ये बताएंगे। दूसरे में बताएंगे चीनी यात्रियों ने आकर के हिंदुस्तान में किस तरीके से अध्ययन किया और किस तरीके से अपनी बात लिखी है, ये आपको बताया जाएगा। इसके बाद तीसरी क्रम पर हमने रखा है मुस्लिम लेखकों द्वारा वर्णन। जो इंडो पर्शियन थे या इंडो अरेबियन थे लोग, जो वहाँ से आए और जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ संबंध स्थापित किए, व्यापारिक संबंध किए, राजनीतिक व्यवस्थाएं की, उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में क्या लिखा गया है। इसके बाद अन्य विदेशी वृत्तांत। उसके अलावा भी कई देशों के जो लोग थे वो हिंदुस्तान आए, विद्वान आए, उन्होंने हिंदुस्तान को देखा और लिखा। तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करते हैं, भारत जैसा हमने देखा, पेश किया है, वैसा लिखा। इसमें सबसे पहले अगर हम यूनानी लेखकों की बात करें तो देखेंगे कि जो लेखकों की पुस्तकें हैं, उनमें अगर देखा जाए तो हेरोडोटस, जिसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी और इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो इसने जो है वो इस पुस्तक के अंदर उत्तरी पश्चिमी भारत का वर्णन किया है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में क्या स्थिति थी। ठीक है, इसके बाद मेगास्थनीज इंडिका जिसने लिखा है, इसने मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया है। मेगास्थनीज बहुत ही महत्वपूर्ण यात्री था यूनान का, जिसको इसी काम के लिए भेजा गया था कि आप हिंदुस्तान को जाकर देखिए और वहां का अध्ययन करने के बाद बताइए कि हिंदुस्तान की स्थिति क्या है। तो उसने आकर के ये काम किया था। इसके बाद टॉलमी ने जो पुस्तक लिखी थी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसमें उसने अशोक के काल के भारतीय समाज और भूगोल का वर्णन किया था। टॉलमी को भूगोल का अध्ययन करने के लिए सारे विश्व में जाना जाता है। उसने तरह तरह की मानचित्र विकसित किए थे, स्थलों की जानकारी कैसे ली जाती है, इन सारी बातों के बारे में लिखा था। साथ ही उस समय की जो राजनीतिक दशा थी, व्यवस्था थी, उसके बारे में भी बात उसने की थी। इसके बाद प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक दशा एवं समाज, इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी और उसके अंदर भारत की प्राकृतिक छटा का वर्णन किया हुआ है कि भारत की फिजियोलॉजी किस तरीके की है, क्या नदियां हैं, कहाँ पर्वत हैं, कहाँ पर पठार हैं, कहाँ क्या क्या चीज है, उन सब का बहुत अच्छा वर्णन इसने किया है। इसके बाद निकेटर बहुत ही विख्यात विद्वान था। इसने भी हिंदुस्तान में आकर के तत्कालीन समाज को देखा, व्यवस्था को देखा, और उसने मौर्यकालीन व्यवस्था का वर्णन किया हुआ है। स्ट्रैबो भी जो यूनान का था, वो भी हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान में आकर उसने भी मौर्यकालीन व्यवस्था को देखा और अपनी पुस्तक में लिखा। इसका डीमैक्स जो है वो एक तरीके से समाज विज्ञानी था। वो समाज का अध्ययन करने के लिए आया था, खास तौर से उसने हिंदुस्तान के समाज का अध्ययन किया कि हिंदुस्तान में समाज की स्थिति क्या है।
जो कि हिंदुस्तान का समाज इतना विख्यात माना जाता है, तो उसने भारतीय समाज का अध्ययन किया और उसके बारे में बहुत सारे सूचनाएं, बहुत सारे तथ्य प्रकट किए। इसके बाद प्लूटार्क का नाम लिखा हुआ है। इसने भी भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के बारे में जानकारी दी कि भारत के लोग जो हैं वो किस तरीके से रहते हैं, क्या उनकी खान पान की व्यवस्था है, क्या उनके त्योहार किस तरीके से मनाए जाते हैं और किस तरीके से उन लोगों की दूसरी व्यवस्थाएं चलती हैं। इसके बाद एरियन हिंदुस्तान आया और उसने भी भारत की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी, क्योंकि भारत की व्यवस्था वो एक तरीके से विभिन्नताओं से जुड़ी हुई व्यवस्था थी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजा थे, वो उनकी व्यवस्था अलग अलग होती थी, तो सबने जिस क्षेत्र में वो गए वहाँ के शासक से संबंध स्थापित किया और वहाँ के समाज से संबंध स्थापित किया। जो कुछ भी देखा वो सब लिख दिया। अगला है डायनेसिस ने भारत यूनान संबंध, इसने इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में बात की है कि भारत के यूनान के साथ कैसे संबंध स्थापित हुए और किस तरीके से इंडो ग्रीक कल्चर जो है वो डेवलप हुई। इसके बाद अन्य बहुत सारे लेखक हैं, उन लेखकों ने भी अपने, जब यहाँ पर आए, बहुत से अधिकारी आए थे, बहुत से सैनिक आए थे, सेनापति आए थे, है ना। जैसे जब सिकंदर जो है, जब उसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और उसके बाद जब वापस जाने लगा तो अपने छोड़ गया था तीन सेनापतियों को, सेल्यूकस, निकेटर और टॉलेमी। तो इन सब ने जो जहाँ युद्ध लड़ा, जहाँ के लोगों से संपर्क किया, जो सैनिक गतिविधियां देखी, उन सब के बारे में कुछ न कुछ जानकारी लिखित रूप में प्रस्तुत की है जो हमको मिलती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे चीनी लेखकों के वृत्तांत की। जो चीनी लेखक थे उन्होंने क्या भारत के बारे में सोचा, क्या लिखा, तो इसमें हम कुछ लोगों की बात करेंगे। सबसे पहले सुमासील की बात करते हैं। सुमासील को चीन में इतिहास का पिता माना जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है, क्योंकि उसने उस समय की चीन की, उस समय चीन से जुड़े हुए देशों की बहुत सारी जानकारी क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से लिखने की कोशिश की है, इसलिए उसको इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक, और उसने भारत और चीन के संबंधों के बारे में विस्तृत वर्णन किया। इसके बाद देखिए फाहियान 375 ईस्वी से 415 ईस्वी इसका काल था। इसने जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में हिंदुस्तान में आया था और इसने भारत की दशा के बारे में लिखा था, कंडीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा था। उसमें उसने मिजरेबल इकोनॉमिक कंडीशन, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंडीशन और डाइवर्सिफाइड सोशल कंडीशन, इन सारी चीजों के बारे में बहुत सारी बात उसने अपनी पुस्तक के अंदर लिखी है। इसके बाद ह्वेनसांग का नाम कौन नहीं जानता है, बहुत ही प्रसिद्ध हिंदुस्तान के शासक हर्षवर्धन के समय में आया था, जिनकी राजधानी कालीकुब्ज हुआ करती थी और लंबे समय तक उसने यहाँ पर वास किया था। उसके बाद प्रयाग में जब बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया तो उसमें हर्षवर्धन की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसने जो पुस्तक लिखी है सी यू की नामक पुस्तक के अंदर उसने वर्णन किया है, तो उसको पाश्चात्य संसार के लेख है, उसने इसको नाम दिया है, उसको हमने हिंदी में रूपांतर करके लिखा है यहाँ पर। तो उसने हर्षवर्धन के काल के समय में हर्षवर्धन की विजयों के बारे में, उसकी धार्मिक स्थिति के बारे में, उसके समाज के बारे में, उसके जन कल्याण के बारे में बहुत सारी सूचनाएं हमको दी हैं। इसके बाद इत सिंह जो था वो 7वीं सदी में हिंदुस्तान आया, भारत आया और उसने भारत आकर के बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया। लेकिन वो जो उद्देश्य लेकर के आया था वो आया था हिंदुस्तान का एजुकेशनल पैटर्न क्या है, शिक्षा व्यवस्था क्या है, इसके बारे में उसने विस्तृत अध्ययन किया और उस शिक्षा व्यवस्था को उसने चीन में जाकर के बताया। तो कुछ समय तक बहुत सी चीजें उसमें से स्वीकार की गई थी। इसके बाद है मातुआन लिन जो है वो इसने आकर के हिंदुस्तान में अध्ययन किया और हर्ष के पूर्वी अभियान यानी पूर्व की तरफ हर्षवर्धन ने जो राज्य विस्तार किया था उनका वर्णन किया गया है।
और इसमें खास तौर से जब हर्षवर्धन आगे बढ़ता है आसाम की तरफ, जिसको कि उस समय कामरूप कहा जाता था, तो उधर किस तरीके से उस क्षेत्र में युद्ध हुआ था, कैसे विजय प्राप्त की, उस सब का वर्णन इसमें मिलता है। इसके बाद चाऊ जू कुआ दक्षिण भारत में आया था और दक्षिण भारत का उसमें शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था चोल राज्य। चोल राज्य अपने देश के अंदर बहुत शक्तिशाली था और उसका विदेशों के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो उसने चोल शासकों की काल में आकर हिंदुस्तान का अध्ययन किया, भारत का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उस समय की व्यवस्था का वर्णन किया। और उसके वर्णन के आधार पर जब भी हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें ये बात जरूर आती है कि चोल शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी। इसका मतलब है कि चोल शासकों का प्रशासन बहुत अच्छी तरह चल रहा था, जिसका वर्णन इसके द्वारा किया गया, चाओजू कुआ के द्वारा। इसके बाद अगला है सुंग युन 518 ईस्वी के आसपास आया था भारत में और इसने बौद्धकालीन भारत का वर्णन किया है कि भारत में किस तरीके से बौद्ध विचारधारा फैल रही है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या सिद्धांत हैं और उसमें क्या अच्छाइयाँ, ये सारी की सारी बातें उसने कही थी। यहाँ पर हम एक और बात बताना चाहते हैं कि बुद्धमत्त नामक एक हमारा व्यक्ति था जो कि चीन में गया था। उसने चीन का अध्ययन किया और हिंदुस्तान को बताया, बहुत सारी बातें बताया। तो उससे क्या है कि उससे भारत और चीन के बीच बौद्ध धर्म से संबंधित जो आइडियोलॉजी का प्रचार और प्रसार हुआ, उसमें बुद्ध मत की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसके बाद हम बात करेंगे मुस्लिम या अरबी लेखकों के बारे में जो आए थे भारत में और उन्होंने क्या कहा भारत के बारे में, वो बात हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने लिखा मुस्लिम या अरबी लेखकों के वृत्तांत। इसमें देखेंगे सबसे पहला नाम जो बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है वो है अल-बरूनी। अल-बरूनी ने जो पुस्तक लिखी थी वो खास तौर से हिंदुस्तान की दास्तान लिखी गई थी जिसका नाम था तहकीक-ए-हिंद, यानी हिंद की तहकीकात। कहने का मतलब है कि जो भारत की जो भी जानकारी थी वो उसने इस पुस्तक के अंदर लिखी। इसने 11वीं सदी का भारत, उस समय का शासन और समाज कैसा था, अल-बरूनी ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है और इसको अक्सर कोट किया जाता है। अगला अल-बिलादुरी सुलेमान अगला नाम था, जिन्होंने 10वीं सदी के भारत का वर्णन किया है। हिंदुस्तान में आए, उन्होंने हिंदुस्तान को देखा और उसका वर्णन किया। इस समय अगर देखा जाए तो भारत में जो राजपूत शासक थे वो बहुत मजबूती के साथ राज्य कर रहे थे, तो उसका वर्णन किया गया है इस समय। इसके बाद अल-मशऊदी ने आकर के हिंदुस्तान में क्या किया कि आइडियोलॉजी कौन कौन सी हैं, चाहे वो रिलीजियस आइडियोलॉजी हो, चाहे वो फिलोसफिकल आइडियोलॉजी हो, चाहे वो स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी हो, वो क्या है, उन चीज़ों का अध्ययन करके भारतीय विचारधाराओं के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इसके बाद हसन निजाम या इब्न अली तुशी, इन्होंने जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है उसका नाम है सियासतनामा या निजामिया। तो सियासतनामा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो मुस्लिम लोग हिंदुस्तान आए, उन्होंने शासन स्थापित किया, वो शासन किस तरीके से चलाया गया, कि कौन सी चीजें उसमें इस्लाम की शामिल की गई, क्या इससे पहले की स्थिति थी, तो पूरा उसने मुस्लिम समाज और सरकार का वर्णन खास तौर से किया है। खास तौर से कहने का मतलब है वो मुस्लिम स्टेट का वर्णन किया है। अगली चीज है फरिश्ता। फरिश्ता को कौन नहीं जानता, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो फरिश्ता का नाम जरूर आता है। तो इसने तारीख-ए-फरिश्ता, यानी कहने का मतलब फरिश्ता जिसमें हिंदुस्तान आया, उसने अपने समय का वर्णन किया है और ये दक्षिण भारत में गया था बीजापुर में। तो बीजापुर के राज्य में रह करके इसने वहाँ की व्यवस्था को देखा, वहाँ के शासन का वर्णन किया। बीजापुर जो है वो दक्षिण भारत में, बीजापुर, गोलकुंडा, ये दक्षिण भारत में है। इसके बाद निजामुद्दीन साहब ने बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी महबूब-ए-इलाही, और इस पुस्तक के अंदर उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी को स्थान दिया है, तो उसमें अपनी बातों को लिखा है।
इसके अलावा और बहुत सारे अरब के लेखक हैं जिन सबका नाम, जिन सब की सूची यहाँ पर प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि समय की सीमा है हमारे लिए। तो यहाँ पर कुछ हमने यहाँ पर नाम दिए हैं आपके लिए। अब अगली बात आती है कि इसके अलावा और कुछ वृत्तांत हमको अन्य देशों के लोगों के मिलते हैं, उसमें हमने कुछ नाम यहाँ पर लिखे हैं। बहुत सारे यात्री आए हिंदुस्तान में, बहुत सारा लिखा उन्होंने, लेकिन इसमें सबसे खास देखा जाए तो लामा तारानाथ, ये तिब्बत के रहने वाले थे, हिंदुस्तान में आए और इसमें कंग्योर तथा तंग्योर 2 पुस्तकें लिखी थी जिसमें भारत की धार्मिक विचारधारा का वर्णन उन्होंने किया था। और इस समय इन्होंने जो बौद्ध मत था उसको हिंदुस्तान से ले जाकर सीख करके इन्होंने तिब्बत में उसका प्रचार प्रसार किया था। अगले मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है वो एक यूरोपियन देश का रहने वाला था और वहां से आया और पांड्य देश गया। दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्य हुआ करते थे, चोल, चीर और पांड्य। पांड्य बहुत ही जो है सुंदर पांड्य और वीर पांड्य 2 भाई थे, बहुत ही मजबूत शासन था इनका, लेकिन बाद में डगमगा गया। तो वहां का वर्णन सब उसने दक्षिण भारत का किया है, पांड्य राज्य का वर्णन किया है। इसके बाद और अनेक देशों के बहुत सारे यात्री आए जिन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर मैंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, यहाँ पर कुछ विवरण दिया गया है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जो विदेशी यात्रियों के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं उसमें हमें क्या जानकारी मिलती है। तो यहाँ देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द वॉर, ये अरिस्टोबुलस के द्वारा लिखी गई है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें भारत की जानकारी मिलती है। इसके बाद प्राकृतिक इतिहास प्लिनी के द्वारा, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके संबंध में बात की थी आपसे, तो प्लिनी के द्वारा ये लिखा गया था। इसमें भारत की नेचुरल फिजियोलॉजी का वर्णन किया गया है। इसके बाद भूगोल, ज्योग्राफी नाम से पुस्तक लिखी है टॉलमी ने, मैंने पहले ही आपको बताया था, ये पुस्तक लिखी गई। इसके बाद पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, ये अज्ञात नावक के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक, इसमें भी हिंदुस्तान का वर्णन मिलता है। इसके बाद इंडिका, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। हिस्टोरिका हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। सिकंदर की जीवनी के नाम से एक पुस्तक लिखी गई है, ओने सिक्रेटस नामक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, लेखक के द्वारा। और पाश्चात्य संसार के लेख, पहले ही हम आपको बताते हैं, यूशु की नामक पुस्तक हुएनसांग के द्वारा लिखी गई है। फाहियान ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ द फाहियान, ट्रेवल्स ऑफ द फाहियान। इसके बाद युआन चांग की जीवनी, हुएली नामक व्यक्ति ने युआन चांग की जीवनी या हुएनसांग की जीवनी लिखी है। और इसी तरीके से हम देखें बौद्ध धर्म का इतिहास लामा तारानाथ के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद भारत की कहानियां नामक पुस्तक जो है वो टेसियस के द्वारा लिखी गई है। इन सारी पुस्तकों के अंतर्गत हमको जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारत किस प्रकार का था। ओके फ्रेंड्स, आपने हमारा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो हमारा तीसरा वीडियो था प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में, जिसमें हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। तो इस तरीके से प्राचीन भारत की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये सारी की सारी बात मैंने आप तक पहुँचाई है। हमारे वीडियो बराबर देखते रहिए। और देखो भाई, एक बात है, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें क्रमबद्धता बहुत जरूरी है। तो क्रमबद्ध तरीके से आप हमारे वीडियो देखते रहिए, आपको उपयुक्त जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपने बीच बीच में उनको छोड़ दिया तो फिर वो बहुत कठिन लगने लगता है इतिहास, और फिर समझ में नहीं आता है। इसलिए आपने इस वीडियो को देखा, चैनल को एक बार अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।